हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है 7th क्लास है, वो 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है और हमारा चैप्टर चल रहा था खाना बदोश और जनजाति लोग। तो हम जनजाति लोगों को देख चुके थे कि जनजाति लोग क्या होते हैं। खाना बदोश लोगों में हम लोगों ने बेसिकली जो आपके बंजारे हैं उनकी बात करी कि बंजारे क्या करते थे, कैसे वो आपका जो व्यापार है, ट्रेड का काम करते थे, वो किस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाते थे। इन सभी चीजों को हमने देखने और जानने का प्रयास किया और हमने अच्छी तरीके से उनको देखा कि आखिर में बंजारों का मेनली काम क्या था। इन सभी पर हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से बात की थी। क्लियर है? इतना देख चुके थे और इतना पढ़ चुके थे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप। तो जनजाति और खाना बदोश को हम लोग आपका देख रहे थे। एक बार वापस हम फटाफट अपने चैप्टर को देखते हैं। जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को पढ़ रहे थे। तो हमने जनजातियों की कैसे लोग रहते हैं, कौन जनजाति है, कहाँ कहाँ पर कितनी है, किस तरीके से रहते हैं, ये देख लिया था। फिर उसके बाद हम देख रहे थे खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे कैसे किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका व्यापार है, इन सब चीजों को देख लिया। क्लियर है? पशुचारी और जो आपके मवेशी वगैरह होते हैं ये किस प्रकार हैं, ये हमको देख लिया। तो कल हमने एक चीज देखा था कि कांस्य मगरमच्छ बनाया था आपके कोण जनजाति ने। देखो बिल्कुल रियल से लग रहा है, लेकिन लिटरली ये है, ये कांसा जो है उसका बना हुआ है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, कुछ पूछना है? बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणी। कैसे समाज बदल रहा है, कैसे जातियां हैं, कैसे श्रेणियां हैं, इन सभी को देखते हैं। बदलता समाज और नई जाति और श्रेणी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्ण के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। वर्ण मतलब जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। कह रहे हैं कि इनके वर्णों के भीतर भी क्या उभरी, छोटी छोटी जो जातियां हैं वो बनने लगी। ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां हमारे सामने आई। ठीक है? जो विशेषज्ञ को सुने, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, ये सारे इसमें दिखाई दी। को भी ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता मिली। वर्ण की वजह से जाति समाज के संगठन का आधार बनी। कह रहे ये सब चीजें हैं, जो जाति जो है संगठन जो है उसका आधार बन गई। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। जब 11वीं और 12वीं शताब्दी ये ऐसा समय है जब आप देखेंगे राजपूत वर्ग में जो है गोत्रावली चलने लगी। आप देखते हैं गोत्र होते हैं, आप में भी होंगे, आपके परिवार में आप किस गोत्र से हैं। क्लियर है? तो ये गोत्रावली का अनुसार चलता है। वे हूण, चालुक्य, चंदेल और कुछ दूसरी परंपराओं से लोग आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति के थे और बाद में कुल कुल राजपूत के माने गए। धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ले ली। कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन थे। शासकों ने शक्ति राज्य के निर्माण में अपनी पसंदीदा चीजों का इस्तेमाल किया। कैसा है? अपनी इन सब जब पसंदीदा चीजें हैं उन्होंने उनको इस्तेमाल में लिया। शासक के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के कारण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गए, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाया। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाली। पंजाब, सिंध और पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी हद तक पहले इस्लाम को अपना लिया था। कैसे हुआ कि इन सब चीजों में क्या कर लिया उनने? पहले इस्लाम को अपना लिया।
वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था ने इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया। तो बहुत सारे वर्ग थे जो शामिल हुए और कुछ ने इनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हमको देखने के लिए मिली। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित थी कि जो नए राज्य उत्पन्न हो रहे थे या राज्य की जो उत्पत्ति निकल के आई। देखिए, पहले जन था, फिर जनपद बना, फिर उसके बाद राज्य की कल्पना आती है। ठीक है, और हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्सों को दो उदाहरणों से नीचे उल्लेखित है, उनको समझते हैं कैसे उल्लेखित आता है। चलिए, उल्लेखित बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप पीछे एक बार नजर दौड़ाइए। कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, कुछ देखना है एक बार देख लीजिए। क्लियर? बदलता हुआ समाज, आती नई श्रेणियां और ये सारी चीजें, और इसी समय है जो गोत्रों का प्रचलन। आगे बढ़े। आप थोड़ा सा एक हमको बॉक्स मिला, इस बॉक्स को देखते हैं। जाति पर विचार विमर्श इस पर कर रहे हैं। जो जातियां हैं उन पर हम विचार विमर्श की बात कर रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचावल्ली तालुके में स्थित उतकाई को नामक 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, और इसको हमने चैप्टर 2 में देख लिया था। जो रथकारों यानी कि रथ को बनाने वाला, रथकारों का मतलब क्या है, जो आपका रथ को बनाते हैं उनको बनाने वाला, की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हैं। इस जाति के कामकाज तय कर लिए। इसमें वास्तुकला, रथ और गाड़ियों का पहिया, मंदिर द्वारा बनाई गई मूर्ति स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो बहुत सारी चीजें थी जो इसके अंतर्गत आपका रखी गई थी, या आप कह सकते हैं उनको शामिल किया गया था कि कैसे कैसे क्या जातिगत व्यवस्था में उनको देखा था। चलिए आगे देखते हैं। ये चित्र है गोंड महिला का, जो स्थानांतरित कृषि में वनप्राश के पेड़ और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर उनकी राख से ही बचे फसल पर बो दी जाती है और जमीन की अपनी उर्वरकता खो देती है, तो जमीन का दूसरा हिस्सा टुकड़ा साफ कर देते हैं। इसी वजह से वह फसल उगाई जाती है। तो हम दो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे और उसमें सबसे पहले हम एक नजदीक से नजर देखते हैं गोंड। अब आप सबसे पहले गोंड को देखिए। गोंड एक जनजाति कैसा है? गोंड एक जनजाति, और इनका शारीरिक बनावट को देखें, आप इनके कल्चर और रहन सहन को देखें तो आपको अंतर दिखाई देगा। चलिए आप अपने बुक पलटिए और मैप में देखिए कि गोंड कहां पर है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। यार आप देखिए गोंड लोग कहाँ रहते हैं? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश। अब आप देखिए गोंडवाना क्षेत्र ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ शब्द है। जब आप पढ़ोगे तो मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात बदल बदल कर खेती करते हैं। यानी कि स्थानांतरित कृषि को आप मुझे बताइए कितनी बार मैंने बता चुकी होगी। भैया ये क्या करते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, उनको सुखाते हैं, उनको जलाते हैं, बची हुई राख पर अपना बीज बोते हैं, 1 या 2 बार फसल करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ही झूम, कृषि, रमा, पो और ना जाने अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जनजाति समुदाय में प्रचलित है। आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है और कहीं कहीं कुछ इस वाले रीजन पे भी। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी है। पहले जनजातीय समुदाय है, समुदाय कब किसमें बटा है? कुलों में बटी है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता है। जिस समय दिल्ली के सुल्ताने की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राजा ने
70,000 गांव थे। कितने थे? 70,000 गांव। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब सेंट्रलाइज पावर थी, एक जगह केंद्रित होते थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य किसमें बटे थे? गढ़ों में। जैसे आपका राजा जिलों में बटा होता है, अब उस समय गढ़ों में बटा था। हर गढ़ किसी खास गोण के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांव की इकाई में विभाजित थे और इन्हें वहां चौरासिया कहा जाता था। क्या कहते थे? चौरसिया कहा जाता था। चौरसिया का उपविभाजन तो बहुतों में होता, जो बार बार गांव को मिलाकर कर बनाते थे। बड़े राज्य के उदय ने गौण समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी मूलतः बराबरी वाले समाज धीरे धीरे असमान असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। ब्राह्मण लोगों ने गौण राजाओं से अनुदान की भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावी बन गए। अब देखिए, ब्राह्मणों तो अनुदान यानी कि दान में मिली जो भूमि थी उस पर पा लिया। गौण सरदार को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौण राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत शाह ने मोहबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। किसने? दुर्गावती से विवाह किया, चंदेल राजा। और आप खजुराहो के मंदिर देखोगे, वो भी चंदेल आपके राजाओं के टाइम पीरियड के बने हुए मंदिर हैं। तो थोड़ा सा आपको समानांतर वहां चीजें देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, नर्मदा वाला, कुछ झारखंड छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, ये थोड़ा रीजन है जो यही सब आपका गोंड वाला पार्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए। तो आपको पता लगा ये कैसे सफल बाप के शासक बने, क्या इनकी कंडीशन थी, कैसे कुछ बन रहे थे ये। ठीक, चलिए देख लिया। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा सा एक बार आप ये नक्काशी वाला इमेज को देख लीजिए। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूं, बड़ा कर कर, और आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ गौर करिए। आपको अलग अलग आकृति इस पे हाथियों की और जो सांड है और कुछ और की आकृति इस प्रकार के गोल बने पहिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। देख लिया आपने पूरा? ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दिया। ठीक, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। कौन थी? रानी दुर्गावती, चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमान संभाली और उसके राज्य का विस्तार किया। और 1556 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण किया। करने की वजह से मार जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मरा। गढ़कतंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ना और दूसरे राज्यों को निर्यात करने का व्यापार से खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हत्यारा और उन्हें लूटने की बेशकीमती सिक्के और हाथी की बहुतायत में हत्या लिया, उन्हें राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा तंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन काफी कमजोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के संघर्ष ने उसको संघर्ष में असफल रह गया। तो आप देखेंगे गढ़कटंगा की राजधानी और सॉरी गढ़कटंगा की जो महारानी थी, उसने आप देखा कि उसने किस प्रकार से शासन किया। ठीक है, और बेसिकली थी कौन? सालबहान की वो पुत्री थी, सॉरी। ठीक है, और उसका विवाह किससे हुआ था? दलपत से, गोंड राजा दलपत से हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश चंदेल का आसपास का रीजन ही है, इस वजह से।
अब इसके बाद बात करते हैं अहोम। दो एग्जाम्पल देख रहे थे, एक गोंड को देख लिया, दूसरा अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार के से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी का मतलब है ये असम के आसपास का जो रीजन है, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके पास उन्होंने भूया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्हें चुडियो और आपके कोंच होज के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उस समय के दो कोई छोटे राज्य रहे होंगे, उनको अपने राज्य में मिला लिया। अन्य जनजाति को भी अधीन कर लिया। अहोम का एक बड़ा राज्य बन गया। 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय शस्त्र यानी कि आग के गोलों का इस्तेमाल किया। आग्नेय शस्त्र होते हैं जिनसे आग लगती है, आग के गोले मान लीजिए, या फिर ऐसा कोई फायर सिस्टम। ठीक, 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोप गोले का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कैसे हो गए? जो तोप और गोला है उसको निर्माण करने में पूरा वो सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे आक्रमण थे जो उनका वो सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला ने नेत्रम में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में मीर जुमला ने बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बन रह सका। भले ही उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, क्या नहीं कर पाए? ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाए। चलिए, तो ये भूटान, ये मिर्मी, ये था अहोम राज्य। ये यहाँ से जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये है राज्य। मैं आपको दिखा देता हूँ किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। ये रीजन था, क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट का पार्ट देखोगे, और ये रीजन है आपका, हमारे बॉर्डर बनती है म्यांमार, यानी कि पूरा नाम जिसका आपका बर्मा है, उसी के साथ हम सीमा बनाते हैं। यही है अहोम राज्य के लोगों का। ठीक है, बसापट वाला क्षेत्र। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो पूरा हम लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है अभी तक इतना पढ़ा है, एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपना कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हमने जनजाति से में बेसिकली गोंड को देखा। ओम का हमने केवल ये जो आप उनका फिजिकल रीजन है उसी को जानने का प्रयास किया। शेष उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।